कुणाल को परेशान देखकर चित्रा जोशी तेजी से उसके पास आई और उसे तसल्ली देते हुए बोली, कुणाल, मैं समझ सकती हूं तुम पर क्या गुजर रही है। तुमने वाकई बहुत कुछ सहा है, पर गोयंका ग्रुप तुम्हारे पापा की जिंदगी भर की मेहनत है। हम उसे ऐसे ही रुद्रा को कैसे दे सकते हैं? सोचो तो, एक रेपिस्ट भला इतना बड़ा ग्रुप कैसे चला सकता है? चित्रा के शब्दों ने जैसे कुणाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, लेकिन चित्रा, वो मेरा बड़ा भाई है, गोयंका फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। ये सब तो उसी का होना चाहिए था, पर गोयंका ग्रुप उसके हाथों में हो या दिवालिया हो जाए, बात तो एक ही है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चित्रा ने नरमी से अपना हाथ कुणाल के माथे पर रखते हुए कहा, शांत हो जाओ कुणाल, सब ठीक हो जाएगा। अभी इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि गोयंका ग्रुप तुम्हारा ही होगा। तुम वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। कुणाल ने सिर उठाकर चित्रा को गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखा और बोला, चित्रा, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। बस मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं मेरा भाई चेतन जोशी और उन जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली ना बन जाए। छोड़ो, मैं तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं करूंगा, मैं इसका हल निकाल लूंगा। कुणाल खड़ा हो गया और चित्रा को नरमी से देखते हुए कहा, चित्रा, तुमसे मिलने के बाद लगता है कि सारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे बहुत धूमधाम से शादी करूंगा। यह सुनकर चित्रा की आंखों में नरमी घुल गई। उसने शर्माकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम अभी अच्छे से आराम करो, याद रखना ज्यादा थकना मत। कुणाल ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और जोशी फैमिली के घर से निकल गया। जैसे ही कुणाल का कदम दरवाजे से बाहर पड़ा, चित्रा जोशी ने अपने चेहरे पर ओढ़ी हुई शराफत का नकाब एक झटके में नोच फेंका। उसकी आंखों की वो सारी नरमी एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह गहरी नफरत ने ले ली। चित्रा ने नफरत भरी आवाज में कहा, मैंने तो सोचा था इसमें कुछ तो दम होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली सा रुद्रा इसे इतना बेबस कर देगा। सच में शर्मनाक है। तभी वो वेटर जो कुछ देर पहले कुणाल के लिए चाय लेकर आया था, किसी परछाई की तरह शांति से आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, मैडम, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन ये जो रुद्रा है वो सच में एक मुसीबत है। क्या आप चाहती हैं कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए? चित्रा ने कुछ सेकंड शांति से सोचा, फिर उसकी आवाज में एक क्रूरता आ गई। उसने कहा, एक मामूली सा रेपिस्ट गोयंका फैमिली की जायदाद हड़पने की हिम्मत कर रहा है, ये तो मजाक ही है। और उसने हमारे बटलर पर हाथ उठाने की जुर्रत भी की। अगर ऐसी बात है तो फिर उसे खत्म ही कर दो। हाँ, और सबको पता चल जाना चाहिए कि जोशी फैमिली से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। वेटर ने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है मैडम, ये काम सफाई से हो जाएगा। हम उसे गोयंका फैमिली को हड़पने के हमारे प्लान के बीच में नहीं आने देंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला गया। जोशी फैमिली की नजरें गोयंका फैमिली पर बहुत पहले से थीं। नोएडा शहर के 3 सबसे बड़े और ताकतवर परिवारों में से एक होने के नाते आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, दूसरे को निगल जाना। गोयंका फैमिली, जिसकी ग्रोथ की बहुत पॉसिबिलिटीज थीं, जोशी फैमिली की नजरों में चढ़ गई थी और इत्तेफाक से गोयंका फैमिली की कमान कुणाल जैसे एक बेवकूफ के हाथ में थी। ऐसे में जोशी फैमिली भला ये गोल्डन चांस कैसे छोड़ती? ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दिखावा था। हर चीज का सिर्फ एक ही मकसद था, पूरी गोयंका फैमिली को अपनी जेब में डालना। कुणाल सोचता था कि वो जोशी फैमिली का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चित्रा जोशी तो पहले ही उसका इरादा भांप चुकी थी। असल में तो कुणाल ही इस शतरंज की बाजी का मामूली सा मोहरा था। एक तरफ जोशी फैमिली गोयंका ग्रुप को निगलने का जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ उस जाल के सेंटर में बैठा रुद्रा
अपनी ताकत का एक और नमूना पेश कर चुका था, जिसकी गूंज प्राइम केयर यूनिवर्सिटी तक सुनाई दे रही थी। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के ऑफिस में बीच सर से गंजा एक अधेड़ उम्र का आदमी कांपते हुए हाथों में फोन पकड़े खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और पसीने से तरबतर माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। ये शख्स वही था जिसने आज सुबह रुद्रा और चारवी जोशी की सरेआम बेइज्जती की थी। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जोरावर सिंह। जैसे ही उसे पता चला कि जिस शख्स की उसने बेइज्जती की है उसके नोएडा के सबसे अमीर आदमी की बेटी चारवी जोशी के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं, जोरावर सिंह के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ऊपर से एक नोटिस आया। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जोरावर सिंह को काम में कई बार लापरवाही बरतने के लिए पद से बर्खास्त किया गया था और ये फैसला तुरंत लागू किया गया था। जब जोरावर सिंह ने यह मैसेज देखा तो वो सन्न रह गया। उसने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट भसीन का नंबर मिलाया, लेकिन फोन पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, द नंबर यू आर डायलिंग इज करंटली बिजी। उसे ब्लॉक कर दिया गया था। उसी वक्त उसे बाहर निकालने के लिए आए सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ धमके। एक गार्ड ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, ए जोरावर सिंह, जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांध, ये जगह अब तेरे रहने लायक नहीं रही, हमारे लिए मुश्किल खड़ी मत कर। दूसरे ने ताना कसते हुए कहा, हाँ भाई, जब जगह खाली करने की औकात नहीं तो गंदी क्यों की, खुद तो बेवकूफ है ही, बड़े लोगों से पंगा ले लिया। जोरावर को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया। उसने मन में सोचा, सच में पुराना खिलाड़ी है वो, क्या चाल चली है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा रुद्रा पर आ रहा है। सिर्फ 2-4 कड़वी बातें कहने पर मुझे जॉब से निकाल दिया गया। सब उसी की गलती है कि आज मैं इस हाल में हूं। जोरावर गुस्से से भरा हुआ था कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अंदर घुस आए और हालात की परवाह किए बिना उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। जोरावर सिंह को स्कूल बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया। जोरावर सिंह ने गुस्से से कहा, बस तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, वो घटिया रुद्रा। ये सुनकर जो सिक्योरिटी गार्ड्स जाने ही वाले थे वो उसकी बकवास सुनकर वापस मुड़े और जोरावर सिंह को ऐसी खूंखार नजरों से घूरने लगे मानो अभी कच्चा चबा जाएंगे। ये देखकर जोरावर सिंह की सारी हेकड़ी एक पल में हवा हो गई। वो बुरी तरह डर गया और हड़बड़ी में वहां से भाग गया। ठीक उसी पल स्कूल के गेट के बाहर आते जाते स्टूडेंट्स ने जोरावर सिंह को तुरंत पहचान लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर चारों ओर से मजाक उड़ाने वाली आवाजें धीरे धीरे उठने लगी और भीड़ जमा होने लगी। एक स्टूडेंट ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते हुए कहा, अरे जरा देखो तो, ये हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के महान डायरेक्टर साहब ही हैं ना, इनकी हालत तो देखो। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, आज बड़े शांत लग रहे हो। उसकी बात सुनकर दूसरा स्टूडेंट हंसते हुए बोला, तुझे नहीं पता? अरे मैं बताता हूँ, इसने चारवी जोशी की इंसल्ट करने की हिम्मत की थी। देख, कल तक जिसमें घमंड कूट कूट कर भरा था, आज आखिरकार उसे उसके कर्मों का फल मिल ही गया। पास खड़ी एक छात्रा ने नफरत भरी आवाज में कहा, मैं तो कहती हूँ इस जैसे कचरे को तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। देखते ही देखते जोरावर सिंह को जॉब से निकाले जाने की खबर पूरे कैंपस में आग की तरह फैल गई। चारों ओर से आती नफरत और तिरस्कार भरी बातें सुनकर जोरावर सिंह का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर ढका और किसी गली के कुत्ते की तरह दुम दबाकर वहां से भाग निकला। एक तरफ जहां स्कूल के बाहर जोरावर सिंह की इज्जत का जनाजा निकल रहा था, वहीं दूसरी ओर साउथ माउंटेन विला में कृति और जिया मीठे सपनों में खोई हुई थीं और रुद्रा हॉल के बीचों बीच किसी पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था। ईरा ने घबराहट में अपना माथा झुका लिया। उसका बेहद मजबूत दिल भी अपने अंदर डर की एक पतली सी लकीर महसूस कर रहा था और ये सब उसके सामने खड़ा अल्फा कमांडर रुद्रा की वजह से था। अभी अभी ईरा को एक ऐसी खबर मिली थी जो किसी भूचाल से कम नहीं थी।
ये खबर अल्फा कमांडर के पिता की मौत के बारे में थी। जब से रुद्रा ने अपने सौतेले भाई कुणाल को अपनी बहन के साथ बुरा बर्ताव करते देखा था, तभी से उसके दिल में एक शक का बीज पनप गया था। अपने पिता की मौत के रहस्य को लेकर एक गहरा शक। आज ईरा उसी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट लेकर रिपोर्ट करने आई थी। जवाब ठीक वैसा ही था जैसा रुद्रा ने अंदाजा लगाया था। रुद्रा का सबसे बड़ा और भयानक डर सच साबित हो गया था। रुद्रा का मन गुस्से और दुख के समंदर में डूब गया। उसने सोचा, पापा ने तो उनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया था। शुरुआत में जब चारुलता की फैमिली गहरी मुसीबत में फंसी थी तो पिता ने ही पूरे दिल से उनकी हेल्प की थी, और कुणाल को तो उन्होंने बचपन से ही अपनी औलाद की तरह पाला था। लेकिन फिर इस एहसान का बदला ऐसा क्यों मिला? रुद्रा को हल्का सा चक्कर महसूस हुआ। जब हकीकत उसके सामने रखी गई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये वो दर्द था जो किसी भी तोप के गोले या दुश्मन की गोली से कहीं ज्यादा गहरा था। एक ऐसा जख्म जो उसके शरीर पर नहीं, उसकी रूह पर लगा था। यहाँ तक कि जब नॉर्दर्न टेरिटरी में तोपों और गोलियों की बारिश हो रही थी, तब भी रुद्रा का चेहरा इतना ही शांत था। रुद्रा ने कभी इन चीजों को दिल पर नहीं लिया था, लेकिन आज की खबर ने रुद्रा को अंदर तक बेचैन कर दिया था। ईरा ने अल्फा कमांडर की हालत देखी तो उसके दिल में दर्द और चिंता की एक लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, अल्फा कमांडर, ये सब सच है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्रा ने उसे टोक दिया। रुद्रा ने बिना किसी भाव के सपाट चेहरे से कहा, उन लोगों को मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद उनसे सवाल जवाब करूंगा। बस ये शब्द कहकर वो वहां से चला गया। ये सुनकर ईरा अपनी जगह पर सन्न रह गई। अल्फा कमांडर खुद उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। ये बताने के लिए काफी था कि अल्फा कमांडर कितने ज्यादा गुस्से में हैं। पिछली बार जब अल्फा कमांडर ने 1 साल पहले जब खुद एक्शन लिया था और सामने वाले की आइडेंटिटी किसी देश के जनरल की थी, ईरा ने मन में सोचा, अल्फा कमांडर का ऐसा गुस्सा मतलब अब असली तांडव शुरू होने वाला है। कुछ चीजों की तैयारी करने का वक्त आ गया है। ये सोचते ही ईरा की आंखों में उत्साह की खतरनाक चमक आ गई। अल्फा कमांडर वापस आ गए थे। उन्हें इतना शांत नहीं रहना चाहिए। प्राइम केयर को खून से रंग देना ही ईरा का शुरुआती विचार था। रुद्रा अकेले अटारी की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा था। उसकी नजरें दूर तक फैली हुई थीं और नोएडा शहर का जगमगाता नजारा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। लेकिन रुद्रा के दिल में शांति का एक कतरा भी नहीं था। वो धीरे से फुसफुसाया, पापा, अगर मैं अपनी जान की परवाह किए बिना वापस आ गया होता तो शायद आप उनके हाथों नुकसान नहीं उठाते, है ना? आपके बेटे ने आपको डिसअपॉइंट किया है। बेटे ने ही पिता पर हमला किया। वो सच में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसने रुद्रा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसे फंसाया नहीं गया होता, अगर उसे जेल नहीं हुई होती, तो क्या सब कुछ अलग होता? पर अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। जो होना था हो चुका है, और रुद्रा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो गुजरे हुए वक्त को नहीं बदल सकता। वो बोल उठा, पापा, मैं घर की सफाई करूंगा। चारुलता और कुणाल, उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। जिस किसी ने भी इस मामले में हिस्सा लिया था, वो सब इसकी सजा भुगतेंगे। अचानक रुद्रा ने अपनी आंखें उठाईं और इस पल उसकी आंखों में एक खूंखार भाव उभरा। उसे शहर लौटे हुए काफी टाइम हो गया था और खामोशी का ये समय थोड़ा लंबा हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रुद्रा अपनी आइडेंटिटी भूल गया था। एक पीढ़ी का अल्फा कमांडर, किंग ऑफ द नॉर्दर्न टेरिटरी था। जब अतीत को नहीं बदला जा सकता तो खून का बदला खून से होगा। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, चलो सब कुछ थोड़ा आसान बनाते हैं। इस मामले में शामिल सभी लोगों को कीमत चुकानी होगी, खून की कीमत। पापा, मैं उन सबको पछताने पर मजबूर कर दूंगा। रुद्रा को पता चल गया था कि उसके पापा की मौत के पीछे किसका हाथ था, और उनसे बदला लेने की रुद्रा ने अपने मन में ठान ली थी। वही दूसरी ओर रुद्रा की मां चारुलता के फोन की रिंग बजी। फोन उठाते ही सामने से एक मर्द की आवाज आई, मेरी जान, मैं आ गया हूं।
मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे के 50वें बर्थडे पर नहीं आ सका, लेकिन कोई बात नहीं, आज रात मैं अपना पूरा वक्त तुम्हें दूंगा मेरी डार्लिंग। ये कहते हुए वो आदमी, जिसकी जवानी देख कोई भी लड़की फिसल पड़े, वो मुस्कुरा उठा, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक राज छुपा हुआ था। चारुलता ने सामने जवाब दिया, मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो डार्लिंग। वैसे आज रात मेरा बेटा घर नहीं आ रहा है, अगर तुम घर आ जाते तो मुझे बेहद खुशी होती। यू नो आई लव यू माई स्वीट हार्ट। चारुलता बिना अपनी उम्र का लिहाज किए अपने सालों पुराने एक मेल मॉडल के साथ फ्लर्ट कर रही थी। उस लड़के का नाम अरमान था। अरमान ने शर्माते हुए कहा, बेबी अब तो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, वैसे भी काफी वक्त हो गया तुम्हें मिले हुए। अरमान बड़े प्यार से बात कर रहा था, पर उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। उसने मन ही मन सोचा, इस बुढ़िया की चर्बी वाली चमड़ी को छूने के बारे में सोचकर ही घिन आती है, लेकिन क्या करूं, पैसों के लिए ये सब नाटक तो करना ही पड़ता है। भला कोई भी नौजवान खूबसूरत और डैशिंग लड़का 50 साल की औरत में क्यों दिलचस्पी रखेगा। लेकिन चारुलता के पास पैसा था और इस वक्त अरमान पैसों के लिए चारुलता को झूठा प्यार करने भी तैयार था। अरमान ने घर आने के लिए हाँ कह दिया। ये सुनकर चारुलता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, ओह बेबी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर अभी घर पर कोई नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी ही बुला लेती। वैसे मैंने अभी अभी तुम्हारे कार्ड में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, किसी चीज की कमी मत करना। जैसे ही अरमान ने सुना कि चारुलता ने उसके कार्ड में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, उसने अपनी आवाज में और भी ज्यादा मिठास घोल दी। उसकी आंखों में एक पल के लिए लालच की चमक दौड़ गई। उसने चहक कर कहा, चारू, तुम मेरे लिए कितना सोचती हो डार्लिंग, पर सच कहूं तो इन सब की जरूरत नहीं थी। पर मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा के तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारी ये मदद को प्यार से एक्सेप्ट करता हूं। बस मुझसे तो आज रात तक का इंतजार नहीं होगा। चारुलता उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरमान, तुम मेरे लिए जो करते हो और मुझे जिस तरह खुश रखते हो, उन सब के सामने ये कुछ नहीं है। और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारी पॉकेट मनी है। यही तो था पैसे का जादू। लेकिन जैसे ही ये दोनों अपनी मीठी मीठी बातों में खोए हुए थे, एक जोरदार धमाका हुआ। अरमान के आलीशान अपार्टमेंट का दरवाजा एक ही लात में टूट कर गिरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अंदर कुछ लोग घुस आए। वो कोई मामूली गुंडे नहीं थे। उनकी आंखों में क्रूरता और जिस्म में ऐसी ताकत थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। अरमान ने घबरा कर चिल्लाया, ये मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है। तुम लोग कौन हो और क्या करना चाहते हो? जानते नहीं मैं कौन हूं? उसके सवाल का जवाबी में सामने एक जोरदार घुसा मिला, जो सीधे उसके सिर पर जोर से लगा। अरमान चिल्लाया, तुम मुझे मार कैसे सकते हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। डार्लिंग, मुझे बचाओ। लेकिन वो अपना वाक्य आधा ही बोल पाया था कि उसकी आवाज खामोश हो गई, क्योंकि अरमान को बेहोश कर दिया गया था और मजबूत आदमियों के एक ग्रुप ने उसे एक काले बैग में डालकर उठा लिया था। घटना स्थल पर सिर्फ एक फोन जमीन पर पड़ा बचा था, जिसमें से चारुलता की एक घबराई हुई चीख की आवाज गूंज रही थी। अरमान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं अभी किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ। शहर के एक कोने में जब यह ड्रामा चल रहा था, तो दूसरे कोने में एक और कहानी खामोशी से अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। ठीक उसी समय अपहरण का ऐसा ही एक और दृश्य एक शांत और सुकून भरे ओल्ड एज होम में हो रहा था। एक बुजुर्ग शख्स जो अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहा था, अचानक सफेद कपड़ों में कुछ लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। वो बुजुर्ग गोयंका फैमिली का पुराना हाउसकीपर विहान बंसल था। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि कुछ लोगों को छोड़कर इन दोनों लोगों के गायब होने के बारे में किसी को पता नहीं चला। चारुलता ने अपने अरमान को ढूंढने के लिए लोग भेजे,
पर वो उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसने ज्यादा हंगामा करने की हिम्मत नहीं की ताकि दूसरों को पता ना चले और उसकी इज्जत न उछले। चारुलता ने अपने सोफे पर बैठकर सोचा, कहीं किसी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर अरमान के जुए के कर्जे वाले होंगे। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत है और वो अक्सर कर्ज में डूबा रहता है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसे उसके लेनदारों ने ही उठाया हो। ये सोचकर चारुलता ने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। उसने तय किया कि वैसे भी अरमान कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और वो कुछ पैसे देकर उसके कर्जे चुका देगी और सब कुछ सुलझ जाएगा। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े सच की जांच के लिए किया जा रहा था और वो जांच रुद्रा के पिता की मौत का सच जानने के लिए थी। कुछ देर बाद एक अंधेरे आलीशान कमरे में जब ईरा ने अपने अफसर से मिली ये खबर सुनी तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। फिर वो तेजी से रुद्रा के पास आई और कहा, अल्फा कमांडर, लोग पकड़ लिए गए हैं और गौरव सैनी की निगरानी में है। वो जानती थी कि ये मामला अल्फा कमांडर के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गया था और इसे गंभीरता से लेना ही होगा। यही वजह थी कि गौरव सैनी को उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। रुद्रा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांति से पूछा, क्या किसी को पता जाता है चलता है? वो उस पर बहुत बड़े सच की जान के लिए लोगे की बहुत पड़ गया था। ये हमसे ये बात कर गई है, उसने धरना कर सच नहीं था। शक हुआ है? उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, सब कुछ प्लान के अनुसार किया गया है, किसी को भी शक नहीं होगा। अल्फा कमांडर रुद्रा का ऑरा दिन ब दिन और भी पावरफुल होता जा रहा था, यहां तक कि वो भी इसका सामना नहीं कर पा रही थी। रुद्रा ने सामने जवाब दिया, अच्छा है। इससे ईरा ने भी राहत की सांस ली। कमरे का टेंशन अचानक हवा में घुल गया था। हालांकि ठीक इसी पल ईरा के हाथ में मौजूद इंडिकेटर अचानक चमक उठा, जिसने इस समय की शांति को भंग कर दिया। ईरा ने घबराकर उसे देखा और उसने रुद्रा से कहा, अल्फा कमांडर, जितेंद्र राणा आपसे मिलने आए हैं। उनके चेहरे की रौनक से ऐसा लग रहा है कि कोऑपरेशन में कुछ प्रोग्रेस हुई है। अपनी घबराहट को कम करने के लिए ईरा ने अपने सारे विचार भी बता दिए। रुद्रा ने शांति से सिर हिलाया और फिर कहा, चलो चलकर उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र अंकल इतनी दूर से आए हैं, जरूर कोई अच्छी खबर लाए होंगे। वो हल्के कदमों से नीचे की ओर चल पड़ा। ईरा रुद्रा को जाते देख सोचती रही, यही है अल्फा कमांडर, एक देवता समान इंसान। जब दरवाजे की घंटी बजी तो रुद्रा ने अपनी आंखें खोली। उसने दरवाजे पर जितेंद्र राणा को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी का एक ऐसा भाव तैर गया जो अतीत में लगभग इम्पॉसिबल सा था। वो फौरन किसी आव भगत में कमी न रह जाए, इस अंदाज में उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्रा ने कहा, राणा अंकल, आप यहाँ? अरे फोन पर ही कह देते जो भी बात थी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? रुद्रा के इस बदले हुए अपनेपन से भरे अंदाज को जितेंद्र राणा ने भी महसूस किया। एक पल के लिए तो वो चौंक से गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। वो आगे बढ़ते हुए बोले, रुद्रा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारा शिकार कुणाल हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उनकी आवाज में जीत की एक साफ खनक थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे भेजे हुए लोगों ने, खासकर मित्तल ने, ऐसा जाल बिछाया कि कुणाल पूरी तरह से अपना होश खो बैठा। आज रात हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जितेंद्र राणा ने रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और बस उसके बाद कुणाल पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा। इसीलिए राणा साहब ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। ये एक बहुत बड़ा मौका है, गोयांका ग्रुप को वापस अपने हाथों में लेने का सुनहरा मौका। जितेंद्र राणा दिल से रुद्रा के लिए खुश थे। वो जानते थे कि इतने सालों तक रुद्रा को साजिश में फंसाया गया था, फिर उसे फौज में भेज दिया गया जहां उसने न जाने कितनी मुश्किलें झेली, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचा था। सब्र का फल वाकई मीठा होता है।
ये खबर सुनकर रुद्रा जैसे एक्सपीरियंस्ड इंसान के चेहरे पर भी हल्की सी हैरानी उभर आई। उसने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? हालांकि रुद्रा को मित्तल की काबिलियत और राणा फैमिली की ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये सच में बहुत तेजी से हुआ था। अभी कुछ ही दिन तो बीते थे और कुणाल सच में जाल में फंस गया और अपने साथ पूरी गोयंका फैमिली, पूरे गोयंका ग्रुप को भी ले डूबा। रुद्रा को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे खुश होना चाहिए या दुखी? उसका अपना भाई एक ऐसा दुश्मन था जिसमें दिलचस्पी लेना भी मुश्किल था। रुद्रा को इस तरह खामोश देख जितेंद्र राणा ने सोचा कि शायद उसके मन में कोई शक है। उन्होंने फौरन अपनी बात साफ करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। कुणाल बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है क्योंकि हम ही उसका आखिरी सहारा है। आज के बाद कुणाल के पास छटपटाने की भी ताकत नहीं बचेगी। रुद्रा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राणा अंकल, वो बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कुणाल इतना नाकाबिल निकलेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर जितेंद्र राणा एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन उन्होंने फौरन रुद्रा की तारीफ करते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी बात कहाँ है। असल में तो तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त है रुद्रा कि कुणाल जैसा शातिर भी बेवकूफों की तरह जाल में फंस गया। रुद्रा हंस पड़ा, अंकल अब आप मुझे मक्खन मत लगाइए। ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था कि हमेशा विनम्र रहने वाले जितेंद्र राणा भी मेरी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। इस मामले में तो पूरी तरह से राणा फैमिली का ही हाथ है। मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन जितेंद्र राणा ने कुछ उलझन में पूछा, लेकिन क्या? रुद्रा ने शांत भाव से कहा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीजों की जांच करनी है। उसे अभी थोड़ा और इंतजार करवाइए। अगर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ तो जोशी फैमिली को शक हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो जोशी फैमिली को धोखा दे पाएगा। जैसे ही रुद्रा ने ये कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी आ गई, एक ऐसी चमक जिसने जितेंद्र राणा को भी हल्का सा खतरा महसूस करवाया। जितेंद्र राणा ने मन में सोचा। हर किसी जितेंद्र राणा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर नरमी से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस मामले को 1 या 2 दिन के लिए टाल दूंगा, ताकि मैं कुणाल की पूरी बैकग्राउंड को और अच्छे से समझ सकूं। रुद्रा ने नरमी से जितेंद्र राणा का धन्यवाद किया। ठीक है, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया राणा अंकल। इस मामले के बाद वो यकीनन उन्हें इसका अच्छा सिला देगा। जितेंद्र राणा ने अपनी जेब से एक इनविटेशन निकालते हुए कहा, वैसे मैं आज यहाँ 2 वजहों से आया हूँ। पहला तो तुम्हें ये बताना था कि कुणाल जाल में फंस चुका है, और दूसरा, राणा साहब ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। उस इनविटेशन कार्ड पर साफ अक्षरों में लिखे शब्दों ने रुद्रा के दिल में भी एक हलचल पैदा कर दी। राणा साहब का 80वां बर्थडे। रुद्रा को कुछ पल के लिए हैरान देखकर जितेंद्र राणा धीरे से मुस्कुराए और फिर उन्होंने वो इनविटेशन रुद्रा के हाथ में थमाते हुए कहा, राणा साहब ने कहा है कि तुम्हें उस दिन जरूर आना है। तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, एक छोटा सा तोहफा भी बड़ी भावनाओं को जाहिर कर देता है। हाथ में निमंत्रण पत्र को देखते हुए रुद्रा ने एक गहरी सांस ली, सरप्राइज्ड। राणा साहब 80 साल के हो भी गए, मुझे पता ही नहीं चला। राणा साहब को देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता था। वो सच में अपनी जवानी बनाए रखने में माहिर थे। रुद्रा ने एक मुस्कान के साथ कहा, राणा अंकल, प्लीज उनसे कहिएगा कि मैं उस दिन जरूर आऊंगा, और उस वक्त राणा साहब ज्यादा हैरान न हो तो बेहतर है। इस पल रुद्रा को पहले से ही पता चल गया था कि उसे तोहफे में क्या देना है। बस बात ये थी कि ये तोहफा उसने असल में अपने पिता के लिए तैयार किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता बीच रास्ते में ही दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसके पिता की मौत का जख्म रुद्रा के दिल में गहरा होता चला गया। उसके खून में उबलता हुआ वो गम और गुस्सा एक ऐसी भावना थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। रुद्रा ने मन ही मन कसम खाई, कुणाल, चारुलता और इस मामले में शामिल हर एक शख्स मरेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक रुद्रा की आंखें भारी हो गईं और कमरे का तापमान भी काफी ठंडा हो गया।
तापमान में आई इस अचानक गिरावट ने जितेंद्र राणा को भी थोड़ा असहज कर दिया, जैसे किसी ने बंद कमरे में बर्फीली हवा का झोंका छोड़ दिया हो। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। खुशकिस्मती से ये अचानक आया बदलाव सिर्फ एक पल के लिए ही था और रुद्रा वापस नॉर्मल होकर जितेंद्र राणा की ओर मुस्कुराया। आज रात के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी अंकल। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। जितेंद्र राणा जोर से हंसे। इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं। हाँ, याद रखना उस दिन अपने साथ कृति को भी लेकर आना। राणा साहब उसे बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर कि राणा साहब चाहते हैं कि वो कृति को साथ लाए, रुद्रा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। मैं कोशिश करूंगा। जितेंद्र राणा एक मुस्कान देकर वहां से निकल गए। शहर की सरहदों से दूर एक वीरान जर्जर फैक्ट्री की टूटी दीवारों के बीच लेटेस्ट हथियारों के साथ कुछ गुंडे एक जगह जमा थे। उनका मकसद सिर्फ 2 लोगों पर गिद्ध जैसी नजर रखना था, जिन्हें कसकर रस्सियों से बांध दिया गया था। इस टोली का लीडर गौरव सैनी था, जो रुद्रा का खास आदमी था। इस वक्त अरमान और विहान बंसल को 2 ठंडी लोहे की कुर्सियों से जकड़कर बांधा गया था। उनकी आंखों पर बंधी काली पट्टी किसी आने वाली मौत के अंधेरे की तरह महसूस हो रही थी, जो उनके दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा कर रही थी। इस जानलेवा हालात में दोनों का बर्ताव एक दूसरे से जमीन आसमान जितना अलग था। अरमान पागलों की तरह चीख रहा था और उसकी घबराई हुई आवाज फैक्ट्री की टूटी दीवारों से टकरा रही थी। उसने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मुझे किडनैप क्यों किया है? देखो, मुझे मारना मत प्लीज। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा। तुम बस मेरी बात मानो और एक फोन करो, वहां से तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने फिर चिल्लाया, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता और मैंने कुछ नहीं किया। इस शांत वीरान फैक्ट्री में ये अकेली आवाज थी जो गूंज रही थी, और ये दिल दहला देने वाली चीखें उस आदमी की थीं जो दूसरों के पैसों पर ऐश करता था। सामने गोयंका फैमिली के पुराने वफादार विहान बंसल, जिन्हें भी अगवा किया गया था, अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूरत बने चुपचाप बैठे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ओल्ड एज होम से कौन उठा लाया है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखा दिया था कि ऐसी हालत में चीखना चिल्लाना सरासर बेवकूफी है। वो सच में ये सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें कौन अगवा कर सकता है। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसका एक पैर कब्र में लटका हो। उन्होंने मन में सोचा, ये लोग प्रोफेशनल लग रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने मुझे ओल्ड एज होम से उठाया, कोई नौसिखिया ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे क्यों? मेरे पास न तो पैसा है न कोई ताकत। गोयंका फैमिली की सर्विस करते हुए सालों हो गए। अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं। फिर क्यों मुझे अगवा किया? ठीक जब विहान बंसल चुपचाप ये सब सोच रहे थे, एक कार के गरजने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। इस आवाज ने घबराए हुए अरमान को तुरंत फिर से चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने चिल्लाया, बचाओ! हमें यहाँ किडनैप किया गया है। कोई है? हमारी मदद करो। हालांकि आसपास खड़े गार्ड्स ने अरमान की चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये परेशान करने वाला शोर सुनकर विहान बंसल को भी अरमान पर गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांटा, चुप हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आता, वो उन्हीं के लोग हैं। लेकिन एक हताश और डरा हुआ आदमी भला कब दूसरों की सलाह सुनता है? फैक्ट्री के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और रुद्रा अपनी पूरी शान के साथ बाहर निकला। उसके पीछे ईरा भी कार से उतरी। इस नजारे को देखते ही गौरव सैनी तुरंत आगे बढ़ा और रुद्रा के पास जाकर अदब से सिर झुकाकर बोला, सर, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक तैयार है। रुद्रा ने आराम से सिर हिलाया और फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने फैक्ट्री में कदम रखा, अरमान की परेशान करने वाली चीखें उसके कानों तक पहुंची। रुद्रा ने अपने एक आदमी की तरफ देखकर हुक्म दिया, एक थप्पड़ लगाओ इसे। हुक्म सुनते ही आदमी तेजी से आगे बढ़ा और अरमान के गाल पर 2 कसकर तमाचे जड़ दिए। अचानक
पूरी फैक्ट्री में पहले जैसी मौत की खामोशी छा गई। अरमान, जो कुछ देर पहले तक उछलकूद कर रहा था, अब अपने गालों पर हो रही असहनीय जलन को महसूस कर रहा था। उसके मुंह में खून का नमकीन स्वाद भर गया था और उसका दांत भी अपनी जगह से हिल गया था। उसने समझ लिया था कि अगर वो दोबारा पिटना नहीं चाहता तो उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। इस एक्शन ने अरमान के बगल में बैठे विहान बंसल का दिल दहला दिया। वो पहले सोच रहे थे कि ये अपहरणकर्ता उतने खूंखार नहीं हैं। अगर उनकी चलती तो अरमान को कब का चुप करा दिया गया होता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आने वाले मेहमान कोई शरीफ लोग नहीं हैं। हालांकि पता नहीं क्यों, लेकिन अभी अभी जो आवाज उन्होंने सुनी थी वो विहान बंसल को बहुत जानी पहचानी लगी, जैसे उन्होंने इसे बहुत पहले सुना हो। कौन था ये? किसकी आवाज थी ये? ठीक जब विहान बंसल अपने दिल में ये अंदाजा लगा रहे थे, अचानक उनकी आंखों के सामने तेज रोशनी का एक धमाका हुआ, जिससे उन्हें अनजाने में अपनी आंखें कसकर बंद करनी पड़ी। दोनों की आंखों से पट्टी हटा दी गई थी। कुछ देर बाद जब दोनों ने अपनी धुंधलाई आंखों को खोला और सामने के नजारे को देखा तो अरमान की रूह कांप गई। एक जर्जर फैक्ट्री, चारों तरफ धूल जमी हुई और हथियारों से लैस लोगों का एक बड़ा ग्रुप। उसे एक बेहद ठंडा पत्थर दिल आदमी और उसके बगल में खड़ी एक परी जैसी औरत दिखाई दी। लेकिन विहान बंसल की आंखों में दुनिया थम गई थी। उनकी नजरें सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी थी और वो था रुद्रा। उसे देखते ही विहान बंसल का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उनकी आंखें फैल गईं और सांसें अटक गईं। ये देखकर रुद्रा धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा, विहान बंसल के पास आया और बड़ी बेफिक्री से अपना हाथ उनके कांपते कंधे पर रखते हुए नीचे देखकर बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरापन था। रुद्रा ने कहा, डरिए मत विहान अंकल। विहान बंसल ने ये आवाज सुनते ही अपने दिल में उठे तूफान को दबाया, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, छोटे मालिक, आप वापस आ गए। आपको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी आवाज में भावुकता साफ झलक रही थी। रुद्रा ने उनके कंधों पर अपने हाथ रखे और हल्के से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आप अभी इस कहानी के मुख्य किरदार नहीं हैं। बस एक पल इंतजार कीजिए। ये कहकर वो अरमान की तरफ चल दिया। ये सब कुछ ईरा और गौरव सैनी ने देखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी जगह पर सीधे खड़े रहे। उनकी ठंडी आंखें उन दोनों पर जमी हुई थी। ये देख अरमान अचानक छटपटाने लगा। इस नजारे से भागना चाहता था, यहां से दूर जाना चाहता था, लेकिन सब कुछ बेकार था। इसके बजाय उसने रुद्रा की शांत आवाज सुनी जो एक सवाल पूछ रही थी। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे, समझे? अरमान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे यहां से जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। रुद्रा के मुंह से एक गहरी सांस निकली। रुद्रा ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और उसे अरमान के कंधे पर रख दिया। ये इतना साधारण सा एक्शन था, लेकिन इसने विहान बंसल के दिल में बेहिसाब खौफ भर दिया। आह! हड्डी टूटने की वो भयानक कड़ाक सी आवाज अरमान की दिल फाड़ देने वाली चीख के साथ मिलकर उस फैक्ट्री में गूंज उठी। इस नजारे ने विहान बंसल के दिल को बुरी तरह कपा दिया। इस एक पल में उन्हें सब कुछ साफ हो गया कि रुद्रा उन्हें यहाँ क्यों लाया है, और इसी वजह से विहान बंसल का दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्योंकि वो कुछ छुपा रहे थे, उन्हें पता चल गया था कि छोटे मालिक जानते हैं, लेकिन पूछताछ का असली हीरो अभी विहान बंसल तक नहीं पहुंचा था। खेल तो बस अब शुरू हुआ था। अरमान की दहाड़ उस बंद पड़ी फैक्ट्री में अभी भी गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्रा ने अपना हाथ अरमान के दूसरे कंधे पर रखा और धीरे से कहा, मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं बोलोगे। सब कुछ फिर से एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। इस वक्त अरमान का चेहरा देखने लायक था। एक कंधे की हड्डी पहले ही चूर चूर हो चुकी थी और अब दूसरे कंधे पर भी वही हाथ था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे विहान बंसल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, लेकिन उनका पूरा शरीर
किसी सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। वो बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्रा इतना बेरहम हो सकता है। रुद्रा बड़े आराम से अरमान के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? ये सुनते ही अरमान घबराकर जल्दी से अपना सिर हिलाने लगा। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं नहीं जानता साहब, मैंने आपको कभी नहीं देखा। रुद्रा ने डरे हुए अरमान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बेपरवाही से कहा, मेरा नाम रुद्रा है, गोयंका फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। ये नाम सुनते ही जो अरमान पहले से ही दहशत में था, वो और भी ज्यादा डर गया। उसका पूरा शरीर पागलों की तरह छटपटाने लगा। जाहिर है, चारुलता का खास आदमी होने के नाते वो रुद्रा के बारे में जानता था। उसे ये भी पता था कि रुद्रा हाल ही में शहर लौटा है। साथ ही अरमान ये भी समझ गया था कि उसे यहाँ अगवा करके क्यों लाया गया है। उसे अपनी मौत साफ साफ नजर आने लगी थी। रुद्रा ने सवाल किया, तो फिर क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता की मौत कैसे हुई? हालांकि रुद्रा ये सवाल अरमान से पूछ रहा था, लेकिन उसकी शिकारी नजरें विहान बंसल पर टिकी हुई थीं। एक ही वाक्य में दो सवाल, दो निशाने। रुद्रा ने एक जम्हाई लेने का नाटक किया और आलस से घूमकर अरमान और विहान बंसल के सामने आ गया। उसने लापरवाही से कहा, बोलो, अगर तुम चारुलता के साथ दफन नहीं होना चाहते तो सच बोलो। सब कुछ इतना आकस्मिक, इतना सहज लग रहा था और रुद्रा के पूछने का लहजा भी बहुत हल्का था। हालांकि अरमान जानता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। उसके सामने खड़ा रुद्रा नाम के इस आदमी के शरीर में एक शैतान कैद है। ये सोचते ही अरमान की आंखों में निराशा और दुख भर गया और आंसू बहने लगे। अचानक चारुलता का नाजों से पला मर्द एक रोते बिलखते बच्चे में बदल गया था। इस पर भी रुद्रा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि खुद ही उल्टी गिनती शुरू कर दी। साथ ही उसने अपना एक पैर उठाया और अरमान के घुटने पर रख दिया। इशारा साफ था, अगर मुंह नहीं खुला तो अगला नंबर घुटने का है। रुद्रा ने अपनी बर्फीली आवाज में कहा, 3, 2। रुद्रा मुश्किल से 2 तक ही पहुंच पाया था कि अरमान की हिम्मत जवाब दे गई। अरमान चीख पड़ा, मैं बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं। एक बार मैं चारुलता के साथ था। वो नशे में थी और बार बार कह रही थी, वीरेंद्र गोयंका, बुड्ढे कहीं के, आखिरकार तू मरी गया। बेकार नहीं गया मेरा इतना कीमती जहर। अब से गोयंका फैमिली मेरी और कुणाल की होगी। अरमान ने एक ही सांस में सब कुछ उगल दिया और फिर रहम की भीख मांगने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे सिर्फ यही बातें पता हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब चारुलता ने किया है। मुझे चोट मत पहुंचाओ। जो तुम सुनना चाहते थे मैंने सब कह दिया है। उसने खुद को बचाने सारा इल्जाम चारुलता पर डाल दिया। रुद्रा के होठों पर एक सर्द मुस्कान फैल गई। उसने अपनी नजरें अब विहान बंसल पर गड़ा दी और पूछा, ठीक है बंसल अंकल, आपको क्या लगता है, ये सच है या झूठ? हालांकि विहान बंसल की आंखों में ये मुस्कान यमराज की जानलेवा मुस्कान जैसी थी। रुद्रा के सवाल का सामना करते हुए विहान बंसल हकलाने लगे, छोटे मालिक। लेकिन उन्होंने आधा बोलते बोलते अपना मुंह बंद कर लिया। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें धीरे धीरे उनके माथे से लुढ़कने लगी। उन्होंने मन में सोचा, अरे नहीं, अभी तो मैं लगभग मान ही गया था कि मुझे इस मामले के बारे में पता है। इस वक्त विहान बंसल को खुद पर ही थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद विहान बंसल ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और फिर शांति से रुद्रा से कहा, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, बड़े मालिक की मौत बीमारी से ही हुई थी। हालांकि उनके शब्द शांत थे, लेकिन उनका पूरा शरीर कांपना बंद नहीं हुआ था और हर कोई जानता था कि यह जवाब सच नहीं है। इससे पहले कि रुद्रा और बाकी लोग कुछ बोल पाते, अरमान चिल्लाने लगा, यह झूठ बोल रहा है। वीरेंद्र गोयंका की मौत का चारुलता से जरूर कोई लेना देना है और इसका भी उससे कोई लेना देना जरूर होगा। जो भी हो,
मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे जाने दो। रुद्र हंस पड़ा। उसने कहा, बंसल अंकल, देखिए, इसे भी दिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं इससे भी ज्यादा बेवकूफ हूं? बोलिए, मेरे पिता की मौत कैसे हुई? अचानक उसकी आंखें तेज हो गईं और उसके ठंडे चेहरे से निकलती जानलेवा खामोशी की लहरें फूट पड़ी। दशकों का तजुर्बा, दुनियादारी की समझ, सब कुछ इस पल में नाकाम हो गया। इस पल विहान बंसल ने मौत को अपने करीब आते महसूस किया। उन्हें लगा जैसे किस्मत उनका गला घोंट रही है। जब विहान बंसल होश में आए तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्होंने मन में कांपते हुए सोचा, रुद्रा ने ऐसा क्या सहा है? उसकी सिर्फ एक नजर ने मुझे इस हाल में कैसे पहुंचा दिया? ये वो लड़का नहीं है जिसे मैं जानता था। रुद्रा की बर्फीली आवाज फिर से गूंजी। बताना नहीं चाहते, लेकिन मुझे याद है मेरे पिता कहते थे, हम गोयंका फैमिली वालों ने आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। क्या आप अब भी उन दो जानवरों का पक्ष लेना चाहते हैं? हालांकि रुद्रा ने विहान बंसल पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन विहान बंसल के दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने नरक की 18 तरह की यातनाएं झेल ली हों। शरीर का डर और थकान, दिल में अपराध बोध की पीड़ा। जैसा कि रुद्रा ने कहा, बड़े मालिक उनके लिए बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन वो एहसान फरामोश निकले। अचानक विहान बंसल जोर से दहाड़े, मैं बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। पछतावे के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। उन्होंने कहा, लेकिन छोटे मालिक, इंसान से ही गलती होती है। मैं उस वक्त पैसों के लिए अंधा हो गया था। मुझ पर शैतान सवार था। विहान बंसल की आवाज में गहरा पछतावा और खौफ था, जैसे वो किसी अंधेरी खाई के किनारे खड़ा हो। उसके मुंह से निकले टूटे फूटे और आंसुओं से भीगे हुए शब्द उसकी हालत बयान कर रहे थे। उस वक्त मैं चारुलता की साजिश में फंस गया था। मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया था और उन लोगों ने मेरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया था। वो मुझे धमका रहे थे कि अगर मैंने उनका कहा नहीं माना तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये कहते हुए उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। नाक और आंखों से बहता पानी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर लकीरें बना रहा था। वो गिड़गिड़ाया, ये सब मेरी गलती है। मैं नमक हराम निकला। मैं पूरी जिंदगी इसी बोझ के साथ जिया हूं। मैं चारुलता और उन लोगों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूं। मेरा यकीन करो, मैं सच में तैयार हूं। विहान बंसल की आवाज में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन उसके शब्द अचानक बीच में ही कटकर रह गए। एक जाना पहचाना हाथ धीरे से विहान बंसल के कंधे से हटा। वो रुद्रा का हाथ था। जिस वक्त विहान फूट फूट कर रो रहा था, रुद्रा का हाथ चुपके से उसके कंधे पर आ टिका था। अपने गुनाहों पर पछताते हुए विहान को देखकर रुद्रा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने अंगूठे से उसकी गर्दन की एक खास नस पर हल्का सा दबाव डाला, जो सीधा विहान के दिल पर लगा। वो पहले से ही बूढ़ा और कमजोर था। उसमें रुद्रा के एक सर्द दांव ने उसकी जान ले ली। वो वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जिनमें अब पछतावे की जगह सिर्फ मौत की खामोशी थी। विहान तो साफ साफ पछता रहा था, फिर रुद्रा ने ऐसा क्यों किया? अरमान का दिमाग सवालों से भर गया, लेकिन अगले ही पल उन सवालों की जगह एक गहरे डर ने ले ली। उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसने मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रुद्रा का सब्र का बांध टूट गया है और अब वो सबको एक एक करके मार रहा है? तो क्या अगला नंबर मेरा है? एक गहरे खौफ ने अरमान के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वो बहुत बुरी तरह से डर गया था और उसी खौफ से कांपते हुए उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। रुद्रा ने धीरे से अपनी हथेली को पोंछा, जैसे कोई गंदगी साफ कर रहा हो, और नफरत भरी आवाज में कहा,
गुनाह कबूल करने से कोई हकीकत नहीं बदल जाती, और जो लोग गुनाह कबूल करने को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं वो और भी ज्यादा घटिया होते हैं। ये देखते ही पीछे खड़ी ईरा तेजी से आगे बढ़ी और रिपोर्ट देने लगी। 3 साल पहले विहान बंसल और उसके बेटे पर लाखों का कर्जा था। इसी का फायदा उठाकर चारुलता और कुणाल ने उन्हें इस्तेमाल किया है। इतना बोलकर ईरा रुक गई, लेकिन वहां मौजूद हर कोई समझ गया था कि आगे क्या हुआ होगा। रुद्रा ने गौरव सैनी को ऑर्डर दिया, यहां सब साफ कर दो। फिर वो ईरा की तरफ मुड़ा और कहा, ईरा, हम वापस चलते हैं। कोई भी देख सकता था कि इस वक्त रुद्रा की हालत ठीक नहीं थी। उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई तूफान नहीं था, बस एक बंजर खामोशी थी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। जब किसी को पता चले कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, कि उन्हें अपनी ही फैमिली के लोगों ने मार डाला, तो भला कौन ठीक महसूस कर सकता है। गौरव सैनी ने सम्मान से सैल्यूट किया और रुद्रा निकल गया। दूसरी ओर जगदीश कुमार के स्टडी रूम में चारों तरफ बिखरी हुई किताबें और टूटे फूटे फर्नीचर का ढेर लगा था, और इस मलबे के बीच में सफेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। ये वही जगदीश कुमार था जिसने कुछ समय पहले डार्क वेब पर लोगों को किडनैप करने के लिए सुपारी दी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उसका बेटा जेल जाने के करीब पहुंच रहा था। उसका गुस्सा और उदासी दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी उस खाली और शांत कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी। जगदीश कुमार के फोन पर एक मैसेज आया था, जिसे देखकर उसका चेहरा एकदम से बदल गया और तुरंत उठ खड़ा हो गया। उस मैसेज में लिखा था, प्रिय कस्टमर, आपके भेजे गए लोग नोएडा शहर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आज रात को ही वो अपना काम शुरू कर देंगे। कृपया तैयार रहें। जगदीश कुमार पागलों की तरह खुश हुए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आखिरकार वो आ ही गए। अब देखता हूं रुद्रा और उसकी वो कृति को। अब मैं देखूंगा कि तुम दोनों मुझसे लड़ने के लिए क्या कर सकते हो। देखता हूं तुम लोग अपनी शराफत का दिखावा कैसे करते हो। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन फिर उसकी नजर खुद पर पड़ी। उसने जल्दी से अपने सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे मुझे तो तैयार होना चाहिए। फिर वो जल्दी जल्दी अपना हुलिया ठीक करने चला गया। इस वक्त वो अपनी कामयाबी के एहसास से भरा हुआ था। दूसरी ओर रास्ते में ईरा सोच रही थी कि वो अल्फा कमांडर को कैसे तसल्ली दे, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक आते तो उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अगर बात किसी को मारने की होती तो एक रणभूमि की योद्धा होने के नाते ईरा के पास अनगिनत तरीके थे, लेकिन जब बात किसी को तसल्ली देने की आई तो ईरा का दिमाग खाली हो गया। अल्फा कमांडर का उदास चेहरा और उनका भारी मन, ये सब कार के अंदर की ठंडी हवा में महसूस हो रहा था। उस खामोश कार में ईरा के हजारों शब्द आखिरकार एक वाक्य में सिमट गए। उसने मजबूत आवाज में कहा, अल्फा कमांडर, मैं सभी हत्यारों को जरूर पकड़ूंगी। ये शब्द थे तो तसल्ली देने के लिए, लेकिन ईरा के मुंह से निकलकर एक मिशन की रिपोर्ट जैसे लग रहे थे। हालांकि रुद्रा ने उन शब्दों में छिपी भावना को पूरी तरह महसूस कर लिया था। रुद्रा ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और कार चला रही ईरा से कहा, कोई बात नहीं, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी और कोई भी बच नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद भी मन को शांत करना मुश्किल था। ईरा इस एहसास को अच्छी तरह समझती थी, ठीक वैसे ही जैसे जब उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। वो आज तक उस मंजर को नहीं भूल पाई है। लेकिन जब अल्फा कमांडर ने ऐसा कह दिया था तो ईरा को पूरे रास्ते चुप रहना पड़ा, पर उसके दिल में चिंता कभी कम नहीं हुई। तभी ईरा के फोन पर अचानक एक टेक्स्ट मैसेज आया। वो मैसेज पढ़कर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने तुरंत रुद्रा को रिपोर्ट किया, अल्फा कमांडर को रिपोर्ट है, साउथ माउंटेन विला के बाहर कुछ लोग निगरानी कर रहे हैं। वो देखने में बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं, किसी सुपारी किलर की तरह, और उनका निशाना आप और कृति हैं। पिछली बार जिया के अपहरण के बाद गौरव सैनी ने एक एलीट टीम को साउथ माउंटेन विला के आसपास लंबे समय तक रहने के लिए तैनात कर दिया था, ताकि अल्फा कमांडर की सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके।
इतना ही नहीं, ईरा ने भी खुफिया तौर पर कई गार्ड्स को तैनात किया था। रुद्रा की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो आखिरकार वो मेरे खिलाफ कदम उठाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नोएडा शहर के नहीं हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन है। आज रुद्रा का मूड अच्छा नहीं था और ठीक इसी वक्त कोई मुसीबत मोल लेने चला आया था। ईरा ने तुरंत रिपोर्ट दी, जी, ये लोग आज ही नोएडा शहर में दाखिल हुए हैं और हम उनकी असली आइडेंटिटी की जांच कर रहे हैं। फिर उसने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और कार की रफ्तार तुरंत बढ़ गई। साउथ माउंटेन विला के बाहर एक कार तेजी से आ रही थी, लेकिन विला के पास पहुंचते पहुंचते वो धीमी हो गई। वो विला के बाहर एक गली के कोने पर आकर रुकी। ये जगह उन हत्यारों की नजर से बचने के लिए बिल्कुल सही थी। जैसे ही कार रुकी, रुद्रा सबसे पहले बाहर निकला और रात के घने अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके निकलते ही आसपास की हवा का तापमान अचानक कई डिग्री नीचे गिर गया। ये देखकर ईरा भी जल्दी से उसके पास गई। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आहट गूंज रही थी। इंपीरियल विला की शानदार रोशनी से कुछ दूर अंधेरे में एक मामूली सी कमर्शियल गाड़ी थी। उसकी साधारण और धूल धूसरित शक्ल देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर 3 हट्टे कट्टे आदमी किसी बड़े शिकार की फिराक में बैठे हैं। उनमें से एक आदमी की आंखें बाज की तरह सीधे विला पर गड़ी थीं। दूसरा सड़क पर नजरें जमाए हुए था। आने जाने वाली हर गाड़ी को ऐसे घूर रहा था जैसे रुद्रा की परछाई तक को पकड़ लेना चाहता हो। उनकी खबर पक्की थी। रुद्रा इस वक्त एक खूबसूरत औरत के साथ बाहर घूमने गया था। उन गुंडों का सरदार, जो देखने में ही उनका लीडर लग रहा था, आगे पैसेंजर सीट पर बादशाहों की तरफ पसरा हुआ था। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में रुद्रा की शक्ल उसके ध्यान का केंद्र नहीं थी। उसकी गंदी नजरें तो पूरी तरह से एक नाजुक हसीन शख्सियत पर टिकी हुई थीं, कृति। उस तस्वीर के बगल में एक और तस्वीर थी जिसमें मौजूद लड़की की कातिलाना अदाएं भी उस गुंडे के सरदार के दिल में हलचल मचा रही थीं। तस्वीर में दिख रही ये लड़की थी ईरा। सरदार ने मनी मन सोचा, अपुन ने इतने केस निपटाए हैं, कितनी ही खूबसूरत लड़कियों से पाला पड़ा है, पर इन दोनों जैसी तो आज तक नहीं देखी। आज पता चला कि जिन्हें अपुन पहले माल समझता था, वो तो इनके सामने पानी भरती हैं, कुछ भी नहीं है। सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी में ऐसा जैकपॉट भी हाथ लगेगा। लगता है आज अपनी किस्मत जोरों पर है। गुंडों का सरदार अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। हालांकि वो जानता था कि उसका मिशन सिर्फ रुद्रा और कृति को किडनैप करना है, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो एक और इंसान को किडनैप करने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन उन्हें अभी भी रुद्रा के लौटने का इंतजार था। खबर के मुताबिक रुद्रा अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर गया था, लेकिन वो वापस तो जरूर आएंगे। सरदार ने अपने हाथ में मौजूद तस्वीरें अपने दोनों साथियों के सामने फेंकते हुए अकड़ कर कहा, इन पर कड़ी नजर रखो और जैसे ही वो रुद्रा वापस आए, हम अपना काम शुरू कर देंगे। तीनों को एक साथ रस्सी से ऐसा बांधेंगे कि हिल भी ना पाए, और फिर तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई, मगर उसकी बात खत्म होने के बाद भी गाड़ी में पूरी खामोशी छाई रही। किसी ने जवाब नहीं दिया। सरदार ने गुस्से से कहा, अबे हरामखोरो, सांप सूंघ गया है क्या तुम लोगों को? बगावत करने का इरादा है क्या? जवाब देना भी नहीं आता तुम लोगों को? इस खामोशी ने सरदार को तुरंत महसूस कराया कि उसके रुतबे को चुनौती दी जा रही है। उसने फौरन अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसका खूंखार रूप एक पल में सामने आ गया। लेकिन जैसे ही वो अपने दोनों साथियों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, उसके उठे हुए हाथ उसी पल हवा में जम गए, क्योंकि ठीक उसकी आंखों के सामने एक काली बंदूक की नली थी। काली बंदूक की नली ने एक झटके में सरदार का दिल ठंडा कर दिया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी और एक औरत अंदर आ गए और एक जानलेवा माहौल पूरी गाड़ी में फैलने लगा।
वो और कोई नहीं पर रुद्रा और ईरा थे। गुंडों में से किसी में भी जरा सी हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। रुद्रा की बर्फीली आवाज गूंजी, मुझे उस आदमी के पास ले चलो जो तुम्हारे पीछे है। ये सुनते ही सरदार के चेहरे पर डर की एक लकीर उभर आई। वो हकलाने लगा, देखो ये सब। रुद्रा ने फिर से कहा, मुझे उस आदमी के पास ले चलो जो तुम्हारे पीछे है। वही वाक्य था, वही अल्फाज, लेकिन इस बार रुद्रा का हाथ अचानक उसके एक साथी की गर्दन पर कसा और हड्डी टूटने वाली सूखी तेज आवाज के साथ एक लाश सीट पर लुढ़क गई। उस लाश की फैली हुई आंखें देख सबकी सांसें रुक गईं। भले मौसम ठंडा था, लेकिन सरदार और उसका दूसरा जिंदा बचा हुआ साथी ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। सरदार ने कांपती हुई आवाज में जल्दी जल्दी कहा, ठीक है साहब, लेकिन मुझे पहले एक मैसेज भेजना होगा। हमको नहीं पता कि क्लाइंट कहां है, लेकिन माल पहुंचने पर वो खुद आ जाएगा। इस वक्त ना कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रुद्रा ने धीरे से सिर हिलाया और हल्के से कहा, ठीक है, उम्मीद है सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बताया गया है। सरदार ने घबरा कर कहा, हां साहब, आप फिक्र न करें, वो यकीनन आएगा। सरदार ने जल्दी से सिर हिलाकर हामी भरी, फिर अपना फोन निकाला और रुद्रा के सामने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। मैसेज था, आदमी पकड़ लिया गया है, क्लाइंट से संपर्क करें। जैसे ही ये टेक्स्ट मैसेज भेजा गया, ठीक उसी वक्त एक अस्त व्यस्त स्टडी रूम में जगदीश कुमार, जो जाने के लिए तैयार बैठा था, अचानक उसके फोन पर यही टेक्स्ट मैसेज आया, पकड़ा गया, कृपया क्लाइंट सबर्ब्स में मौजूद जंगल में पहुंच जाए, क्लाइंट की खुशगवार खपत के लिए धन्यवाद। इस टेक्स्ट मैसेज को देखते ही जगदीश कुमार जोर जोर से हंस पड़ा और बिना एक शब्द कहे वो दरवाजे से बाहर भागा, अपनी गाड़ी को सीधा जंगल की तरफ दौड़ा दिया। उसके दिल का जुनून इस पल में जैसे फिर से जिंदा हो गया था। उसने पीछे से अपनी बीवी की बकबक पर कोई ध्यान नहीं दिया। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जगदीश कुमार अपने अगले मंजर की कल्पना कर सकता था। एक ऐसा मंजर जहां रुद्रा और कृति उसके सामने घुटनों के बल बैठे हों और लगातार रहम की भीख मांग रहे हों। उसने मन में सोचा, देखता हूं रुद्रा, आज तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। मेरी कृति पर नजर डालता है, आज तू और तेरी वो घमंडी बीवी दोनों मेरे पैरों पर नाक रगड़ोगे। ये सोचते सोचते उसके मुंह से एक जोरदार कहकहा निकला। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बना एक घर था। ये वही था जिसका जिक्र उस मैसेज में था, जहां जगदीश कुमार को बुलाया गया था। रुद्रा और ईरा बाकी लोगों के साथ यहां वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। अब इंतजार था तो उस मास्टरमाइंड का। रुद्रा अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर किसने ऐसी जुर्रत की जो अल्फा कमांडर को रास्ते से हटाने के लिए भाड़े के लोगों को रखा था। रुद्रा का खून खौल रहा था और उसका ये रूप उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैमान था। एक बात साफ थी कि आज वहां रुद्रा के हाथों से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। कुछ देर में अपनी चमचमाती सेडान में जगदीश कुमार वहां पहुंचा, लेकिन वो सीधे जंगल में उस घर की तरफ नहीं गया। उसने अपनी कार को थोड़ा घुमाकर आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू किया। हालांकि उसका दिल आने वाली जीत के घमंड और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस ने उसे सावधान बना दिया था। खुशकिस्मती से चारों तरफ देखने के बाद जंगल के उस घर के आसपास कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। घर के बगल में खड़ी एक कार के अलावा दूर तक कोई और इंसान नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ सेफ है। देखकर जगदीश कुमार अपने दिल में उठ रही खुशी की लहर को और नहीं दबा सका। उसने मन में सोचा, रुद्रा, कृति, तुम दोनों बस मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये है पैसे की ताकत, एक ऐसी ताकत जिसे तुम जैसे मामूली लोग कभी नहीं समझ पाओगे। ये सोचते ही उसने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और तेजी से उस घर की तरफ बढ़ गया।
लेकिन जैसे ही जगदीश कुमार उत्साह के साथ उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, अचानक सब कुछ थम गया। एक पल में ही सारा माहौल किसी शमशान घाट की तरह ठंडा और बेजान हो गया। उसके चेहरे पर जो जीत की चमक थी वो एक झटके में गायब हो गई और उसकी जगह गहरे डर और खौफ ने ले ली। वो चीखना चाहता था पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई, क्योंकि वो एक काली बंदूक के निशाने पर था। हवा में तैरता मौत का एहसास इतना घना था कि जगदीश कुमार की सांसें अटकने लगी। जगदीश कुमार अपनी जगह पर बुत बनकर जम गया था। वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सामने खड़ी ये खूबसूरत औरत उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ी है। जगदीश कुमार ने कांपती हुई आवाज में कहा, देखो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं क्लाइंट हूँ। आपने मुझ पर बंदूक क्यों तान रखी है? बंदूक पकड़ने वाली और कोई नहीं पर ईरा ही थी। ईरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़कर घर के अंदर घसीट लिया। फिर उसने जगदीश कुमार को किसी कूड़े के ढेर की तरह अंदर की ओर धकेल दिया। जमीन पर गिरते ही जगदीश कुमार सीधा मुंह के बल गिरा। जगदीश कुमार दर्द से कराहते हुए तुरंत चिल्लाया, आह! लेकिन अगले ही पल जब उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा 2 मजबूत आदमियों को रस्सियों से कसकर बांधा गया था। वो लगातार छटपटा रहे थे, जैसे यहाँ से भागना चाहते हों, लेकिन जगदीश कुमार उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। पर इसके बाद जो शख्स परछाई से निकलकर रोशनी में आया, उसे देखकर जगदीश कुमार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन तभी ईरा ने उसे एक लात मारी और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर वो मुंह के बल गिरा। वो बस कांप रहा था, क्योंकि उसने रुद्रा को देखा था, जो पूरी तरह से सही सलामत खड़ा था। रुद्रा के हाथ में एक काली बंदूक थी। जगदीश कुमार तुरंत समझ गया था कि डार्क वेब पर किसी को हायर करने की उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। ये सब एक जाल था। उसने मन में सोचा, भागो, सिर्फ जिंदा रहकर ही कोई उम्मीद बच सकती है। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस, एक बूढ़ा आदमी भला कहां तक भाग पाता। ईरा ने एक हल्की सी लात मारकर उसे वापस नरक में धकेल दिया। रुद्रा की शांत आवाज गूंजी, तो वो मास्टरमाइंड तुम हो? जगदीश कुमार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, ये मैं नहीं हूं। मुझे धोखा दिया गया है। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मैं प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जितना पैसा कहोगे उतना दूंगा। मैं कृति का प्रमोशन करवा सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें खाने पीने की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, पर मुझे छोड़ दो। जगदीश कुमार बिना किसी झिझक के तुरंत रुद्रा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। जिंदगी और मौत के सवाल पर उसने तुरंत समझौता करना चुना, क्योंकि कुछ भी हो, जिंदा रहना सबसे जरूरी था। रुद्रा ने अपनी बंदूक उठाई और जगदीश कुमार के माथे पर निशाना साधते हुए शांति से कहा, चुप रहो, सर नीचे कर। उसने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया और उसका उठा हुआ माथा धीरे धीरे नीचे झुक गया। वो मरना नहीं चाहता था। भले ही उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन वो इसके लिए लड़ने की कोशिश करना चाहता था। जैसे ही जगदीश कुमार ने अपना सिर नीचे किया, उसके पीछे खड़ी ईरा ने बंदूक का पिछला हिस्सा उठाया और पूरी ताकत से जगदीश कुमार की गर्दन पर दे मारा। जगदीश कुमार का भारी शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रा ने ऑर्डर दिया, किसी को बुलाकर इसे ठिकाने लगाओ। ईरा ने हां में अपना सिर हिलाया। ठीक है अल्फा कमांडर। रुद्रा ने एक मुस्कान के साथ कहा, इसे इसके बेटे से मिला दो। परिवार को एक साथ ही रहना चाहिए। रुद्रा असल में अंदाजा लगा चुका था कि जगदीश कुमार उसे और कृति को क्यों अगवा करना चाहता था, और वो वजह बदले के अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। अफसोस कि उसका पाला रुद्रा से पड़ गया था। ईरा ने रुद्रा से कहा, आप चिंता मत कीजिए अल्फा कमांडर। उसने मन में सोचा,
जो अल्फा कमांडर पर हमला करने की हिम्मत करते हैं वो बस अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जब तुम अपने बेटे को बचाने के लिए इतने ही उतावले हो तो चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। रुद्रा के लिए ये रात ऐसी ही थी क्योंकि जगदीश कुमार का तमाशा बहुत ही निचले लेवल का था, इतना घटिया कि रुद्रा को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने ये सारा काम ईरा पर छोड़ दिया। बिना किसी ऊंची पहुंच वाला एक मामूली डायरेक्टर रुद्रा जब चाहता उसे मसल सकता था। ये उसके लिए चुटकियों का खेल था। लेकिन जब रुद्रा विला में लौटा और विला के अंदर कीर्ति और जिया को खुशी से खिलखिलाते हुए देखा तो उसे तुरंत अपने दिल में एक सुकून का एहसास हुआ। खुशी की वो भावनाएं रुद्रा के दिल में भर गईं, जिसने आज के दिन उसे थोड़ा आराम पहुंचाया। जिया खुशी खुशी रुद्रा की तरफ दौड़ी और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। पापा, आप आ गए। अपनी बाहों में जिया को देखकर रुद्रा दिल से मुस्कुराया। आज के दिन के सारे दुख और सारी उदासी यहीं खत्म हो गईं। देर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। घर के बाकी सब लोग, जिया और कृति गहरी नींद के आगोश में थे। इस खामोशी को रुद्रा के भारी कदमों की आहट चीर रही थी, जो अपनी बहन आर्या के कमरे की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल पर रखा बोझ जैसे और भारी होता जा रहा था। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जैसे ही रुद्रा ने कमरे में कदम रखा, आर्या की नींद खुल गई। आर्या ने पूछा, भैया आप इतनी रात को यहाँ? क्या हुआ है? आपका चेहरा साफ बता रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। रुद्रा धीरे से अपनी बहन के बिस्तर के पास आया और उसके सिरहाने बैठ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी फीकी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कहा, आर्या, मुझे हाल ही में कुछ बातें पता चली हैं, पापा की मौत से जुड़ी कुछ बातें। उसकी झूठी मुस्कान देखकर भी आर्या को जरा सी भी खुशी महसूस नहीं हुई। उसे अपने भाई के अंदर से उठती उदासी की गहरी लहर साफ महसूस हो रही थी। उसने आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, भैया जो भी है आप साफ साफ कहिए। मैं अब वो बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूं। वक्त और जालिमों ने आर्या को उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया था। उन सालों में जब उसका भाई उससे दूर था, उसने वो सब कुछ झेला था जो इस उम्र में उसे कभी नहीं झेलना चाहिए था। कुणाल और चारुलता के दिए जख्मों ने उसे वक्त से पहले ही इतना समझदार बना दिया था। रुद्रा ने अपनी बहन के पतले हाथ को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने बेहद प्यार से कहा, अब से सब कुछ ठीक होगा आर्या, मैं वापस आ गया हूं ना, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना। आर्या ने कहा, भैया जब आप साथ होते हैं तो मुझे हमेशा बहुत सुकून महसूस होता है। एक पल की खामोशी के बाद रुद्रा ने अपनी बहन को गहरी नजरों से देखा। इतने दिनों के आराम और देखभाल के बाद भी उसकी बहन अभी भी दुबली पतली और बेहद कमजोर थी। उसके चेहरे की पीली रंगत में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। ये देखकर रुद्रा के दिल में दर्द उठा। उसने मन में सोचा, इसने पहले ही कितना कुछ सहा है। कुणाल और चारुलता ने इसे जीते जी नर्क का अनुभव कराया है। अपने सामने अपनी कमजोर बहन को देखकर रुद्रा को अचानक लगा कि उसने काफी दुख झेल लिया है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहिए। तुरंत रुद्रा का फैसला बदल गया और उसने अपने मन की बात को होठों तक आने से पहले ही निगल लिया। वो अपनी बहन की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं आर्या, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारे ठीक होने के बाद ही तो हम बाहर घूमने जा पाएंगे और तुम स्कूल भी जा सकोगी। रुद्रा ने मन ही मन तय कर लिया था, अगर सारी बुराइयों और मुश्किलों का सामना किसी एक को करना है तो वो उसे अकेले करना होगा। जब से कुणाल और चारुलता ने उसे एक तरह से कैद करना शुरू किया था, उसने गोयंका फैमिली के घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था, ना ही वो कभी खेलने गई थी। उसका दिल बाहरी दुनिया के लिए तरस रहा था।
रुद्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से अपनी बहन आर्या के सिर पर रखा। धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए खुशी से कहा, हाँ, तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें कृति दीदी और जिया को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और तुम्हारे स्कूल में दाखिले का भी इंतजाम करूंगा। इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और जल्दी से ठीक होना होगा। आर्या ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और उसने रुद्रा से पूछा, लेकिन मैं इतने लंबे समय से कमरे में हूं। उसकी पानीदार आंखें इस तरह रुद्रा को देख रही थीं कि सीधे उसके दिल पर असर कर रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इस वक्त कोई फरमाइश करेगी। वो केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका और बोला, मैं पहले तुम्हारी नब्ज देखता हूं और तुम्हारे शरीर की हालत देखकर ही कुछ बता पाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अपनी बहन आर्या की कलाई पर रख दिया। रुद्रा की उंगलियां आर्या की कलाई पर थीं और उसके चेहरे पर गहरी राहत थी। इतने दिनों की देखभाल और दवाइयों का असर आखिरकार हो रहा था। उसकी बहन आर्या का शरीर काफी हद तक ठीक हो गया था और एक नॉर्मल इंसान के लेवल तक पहुंच गया था। आर्या ने पूछा, कैसा है भैया, क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूं? रुद्रा ने लाचारी से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम बाहर खेलने जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। हम सब साथ में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने चलें, कैसा रहेगा? आर्या खुशी से चहक उठी। ट्रैकिंग? वाह, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा। हम कृति दीदी को भी बुला सकते हैं और जिया को भी, और फिर सब साथ में डिनर करेंगे। भैया क्या ख्याल है? आर्या ने अपने भाई को एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। उसे कृति और जिया बहुत पसंद थी और इसलिए वो यहाँ अपने भाई की मदद करने वाली थी। रुद्रा ने अपनी बहन को प्यार से देखा और हंसते रोते हुए कहा, तुम सच में शैतान हो। तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं कल सुबह उनसे पूछ लूंगा। बेशक वो आर्या के मन की बात थोड़ी बहुत समझ रहा था, लेकिन ये अच्छा भी था। लगता है आर्या को कृति और जिया पसंद आ गई है। रुद्रा ने आर्या के सिर को थपथपाया और बोला, ठीक है आर्या, अब तुम आराम से सो जाओ, कल मैं तुम्हें बाहर ताजी हवा में ले जाऊंगा। आर्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तुरंत अपना आधा सिर रजाई में छिपा लिया और प्यार से जवाब दिया, ठीक है भैया, आप भी अच्छे से आराम करना, खुद को ज्यादा थकाना मत। रुद्रा ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, गुड नाइट, अच्छे से सोना। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके बाद रुद्रा सीधा घर की छत पर आ गया। तारों भरा आकाश शानदार लग रहा था और चेहरे को छूने वाली हल्की हवा ने रुद्रा के अंदर की आग को थोड़ी ठंडक दी। अपने सामने के नजारे को देखते हुए रुद्रा ने मन ही मन एक कसम खाई, पापा मैं वापस आ गया हूं, मैं हमारा सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत करना। उसकी आंखों में एक ऐसा संकल्प था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था।